हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आज भी हम लोग सेट नंबर 10 को सोल्व करने वाले हैं। जिस प्रकार से पिछले 9 सेट आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, 9th-10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, वैसे स्टूडेंट जो इस बार टीयर 3 या टीयर 4 का तैयारी कर रहे हैं और जिनका स्टेट 2024 में शुरू हो चुका है, जिसका भी आने वाला है, उन लोगों के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और बाकी तो आप सबको पता होगा कि 9 सेट हम करवा चुके हैं। आज रात में हम आपको क्या करने वाले हैं कि सेट 11 का रात में 8 बजे, ठीक है, आपको हम पीडीएफ भेजेंगे। और उसके साथ साथ, और सुन लीजिए, उसके साथ साथ क्या भेजने वाले हैं, अभी से लेके मतलब 1 से लेके पूरा 10 तक का जो मतलब पीडीएफ होगा वो एक साथ हम आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। एक साथ पूरा का पूरा टेलीग्राम में 10 सेट आपका डला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका सारा सेट एक साथ एक जगह पे रहेगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए, इस सेट में आपको मात्र 12 को सेट मिलने वाला है। 10 आज खत्म हो गया, कल 11, परसों 12, 3 दिन लगेगा, 12 सेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो होगा, देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं, उसके बाद क्या करने वाले ना, जैसे यही सेट का, ठीक है, इसी बुक का जितना भी आपका 4 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, सब में आपको पता होगा कि इतिहास से करके आपको 40 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही हम करके 12 सेट है आपका पास, टोटल कितना सेट है, 12 सेट है। तो 12 सेट में अगर आप जब देखिएगा तो 40 गुने कितना, 12, यानी कि टोटल कितना क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक एक सब्जेक्ट से अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो टोटल 480 को आपका एमसीक्यू निकल कर आएगा। मोटा मोटी अगर मान लें तो 500 का एमसीक्यू का हम वीडियो लेकर आने वाले बहुत जल्द, जैसे ही 12 सेट खत्म हो जाएगा उसके बाद। प्रत्येक सब्जेक्ट का इसी बुक से, अलग बुक से नहीं, इस बुक से लाने के पीछे मकसद क्या है, बात को समझिए। आप सुने हैं वो एक कहावत कि हम 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि बाबू एक बुक पढ़ो। एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, वो बेटर है। तो क्यों ना हम लोग एक ही बुक को एक बार फिर से रिपीट करें। ज़्यादा आपको हम 10 बार तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बुक को आपको हम दोबारा जरूर पढ़ा सकते हैं। तो जो वो वीडियो आएगा वो एक वीडियो ही होगा, मैराथन वीडियो होगा, कम से कम तो 2 या 3 घंटा का होगा, ठीक है, जिसमें एक क्लास पूरा खत्म, हिस्ट्री पूरा का पूरा खत्म, नेक्स्ट डे आपका ज्योग्राफी आता है तो पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखना नहीं भूलिएगा, मैराथन टाइप का होगा। अब बहुत जल्द लेकर आने वाला, जैसे ही 12 सेट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा, 4 सब्जेक्ट है, चारों का अलग अलग रहेगा। इसके बाद फिर आप लोग के लिए अलग से सोचा जाएगा, ठीक है, जून में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे तैयारी किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके बाद भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं सेट नंबर 10 की ओर, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक, ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे। क्योंकि जैसे भी जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, सेट उट जो भी चलता है, सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही बताया जाता है, ठीक है। चलिए, और बाकी कुछ अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, हम नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ जुड़ना है, क्या करना है, उसका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज सेट नंबर 10 क्यों चलते हैं, शुरू करते हैं। और थोड़ा सा 1-2 दिन हम डिस्टर्ब थे, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं लेकर आ पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 क्वेश्चन। पहला क्या है, पहला तो यही प्रश्न बनता है कि सुएज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। सबसे पहला प्रश्न है कि सुएज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। इसी में एक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, अगर जब पूछ दे कि सुएज नहर जो था, ठीक है, ये इसका मतलब कि निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ। जैसे कोई चीज़ बनकर तैयार होना और उसका कार्य शुरू होने में फ़र्क होता है। तो शुरू जब भी पूछे कि सुएज नहर को किस मतलब निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 1859 में, ठीक है, 1859 में आपका सुएज नहर बनने के लिए रेडी हो चुका था, मतलब वहाँ तैयारी उसका शुरू हो चुका था। यानी कि 10 वर्ष अगर हम बात करें तो टोटल 10 वर्ष आपका लगा सुएज नहर को बनने में। कितना वर्ष, तो 10 वर्ष लगा सुएज नहर को बनने में। चलिए, अब मोस्ट दूसरा पॉइंट क्या है जो बार बार पूछता है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सी नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा सुएज नहर, ठीक है। सुएज नहर किस मतलब कि किस देश में है, तो ये आपका मिस्र में है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, सुएज नहर कहाँ है, तो मिस्र में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्या बोलता है, आइए।
72 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सी संधि किया था। अच्छा एक बात बताइए, मित्र राष्ट्र एक है आपका मित्र राष्ट्र, एक है आपका धुरी राष्ट्र, ये दोनों जो थे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें थोड़ा सा मित्र राष्ट्र के बारे में कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, एक लाइन में आपको पूछ लिया जाएगा, और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए जब भी मित्र राष्ट्र की बात करें, ठीक है, मित्र राष्ट्र यानी कि याद रखिएगा इसमें आपका फ्रांस आ जाएगा, रूस आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ये 4 देश आपका मित्र राष्ट्र में आते हैं। ठीक है, अगर हम धुरी राष्ट्र की बात करें, धुरी राष्ट्र जिसमें आपका जर्मनी आ जाएगा, जापान आ जाएगा, इटली आ जाएगा, ये आपका धुरी राष्ट्र में होता है। अब एक होता है त्रिगुट समझौता या संधि हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है, त्रिगुट समझौता या त्रियानों की संधि, हाँ सॉरी, त्रियानों की संधि एक पूछा जाता है कि त्रियानों की संधि किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश थे, तो त्रियानों की संधि में याद रखिएगा 3 देश, कौन कौन, एक आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा, एक आपका जर्मनी हो जाएगा, अब एक आपका जापान नहीं, इटली हो जाएगा। ठीक है, जापान नहीं, त्रियानों की संधि में कौन कौन थे, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और जर्मनी और आपका इटली, ये 3 देश आपका त्रियानों की संधि में थे। ये तीनों फैक्ट जो आपको बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल हम चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूली की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा जब पूछ ले, ठीक है, कि ये जो था आपका न्यूली की संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, संपन्न हुआ था ये संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चले, 73 नंबर क्या बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र ने, ठीक है, विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने त्रियानों, देखिए यही बात हम समझाना चाह रहे थे कब से, त्रियानों की संधि किस देश के साथ किया। ठीक है, तो त्रियानों की संधि में कौन कौन से देश आते हैं, सबसे पहली बात एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला आपको हम बताए थे ऑस्ट्रिया, दूसरा बताया था आपका जर्मनी, तीसरा बताया था इटली। समझ में आया, ये आपका त्रियानों की संधि में 3 देश आते हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। तो यही क्वेश्चन है आपके पास, तो त्रियानों की संधि पूछा है ना, देखिए साफ साफ है। तो त्रियानों की संधि जो था, ठीक है, मित्र राष्ट्र में किसके साथ किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसके साथ, 73 का ए हंगरी के साथ किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने टर्की के साथ, ठीक है, टर्की के साथ सेब्र की संधि, ठीक है, किसके मतलब कब किया गया था। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सेब्र की संधि कब किया गया था। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगस्त 1920 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है, 75 नंबर प्रश्न है आपका कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा जा रहा है, तो ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 जनवरी, कब हो जाएगा, 10 जनवरी 1920 में हुआ था। ठीक है, तो ये हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि मार्च क्रांति 1917, ठीक है, किस देश की क्रांति थी। मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी, तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ये आपके रूस की क्रांति थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, 77 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने सेंट जर्मन एन ले की संधि, ठीक है, किस देश के साथ की थी। ठीक है, तो किसके साथ किया गया था, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो 3 देश, कौन कौन, पहला सॉरी मित्र राष्ट्र में बोले तो 4 देश आते हैं, पहला आपका हो जाएगा रूस, फिर फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये आपका मित्र राष्ट्र में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, आइए 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वास्को डिगामा। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि 1498 दे देगा, नहीं, भूल के भी नहीं, आपको बाइडेट में फंसा दिया जाएगा, क्योंकि सबको पता है यार 1498 में आया था। बाइडेट अगर आपको याद है तो बताइए, तो बाइडेट आपका कब हो जाएगा, 17 मई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, 1498, आपको बाइडेट में फंसा देगा। तो 17 मई 1498 याद रखना है। ठीक है, चलिए अच्छा दूसरी बात और क्या याद रखना है, ये किसके दरबार में आया था, ये कभी कभी पूछता है। ठीक है, कि वास्को डिगामा जो था ये किसके दरबार में आया था, तो जैमोरिन के दरबार में आया था।
कहाँ आया था? तो कालीकट पहुंचा था। कालीकट कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और कौन है इसमें? देखिए कोलंबस के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि कोलंबस जो था ये 1492 में, ठीक है, अमेरिका की खोज किया था। और आपका मैगलन जो है, तो मैगलन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मैगलन प्रथम व्यक्ति थे जो नौका से, मतलब नाव के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाए थे। कौन? मैगलन लगाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शायद 1519 में लगाया था, ठीक है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि 1519 में। अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इस पर इसे देख लेंगे बाद में। आइए क्वेश्चन नंबर 29 क्यों चलते हैं। 29 क्या कर रहा है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को एकदम वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 29 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसको एकदम वीवीआई कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए इससे क्या क्या पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपसे है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? एकदम सिंपल है, एक लाइन में पूछेगा किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा यह हुआ था आपका 1871 में, ठीक है, पहला। अब इसमें क्या पूछा जाता है, ठीक है, एक मिनट, इटली नहीं, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण? हाँ, जर्मनी का एकीकरण आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कि जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, किस संधि के तहत हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था? जब संधि पूछे तो आपको बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। और जब पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था, और उसी समय आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण जो था, ठीक है, किस युद्ध के तहत हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था उस समय? तो याद रखिएगा सेडान का युद्ध, ठीक है। ये पूछता है बहुत बार कि जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था तो किस युद्ध के तहत हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था। और सेडान का युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1870 में आपका सेडान का युद्ध हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हुआ था आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच। सेडान का युद्ध जो हुआ था ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन एक निकल के आ जाएगा कि सेडान के युद्ध में, ठीक है, कौन हारा कौन जीता, मतलब कौन विजयी हुआ, किसकी हार हुई? तो याद रखिएगा सेडान का युद्ध में फ्रांस जो था, आप देख सकते हैं फ्रांस ये बुरी तरह से पराजित हुआ था, ठीक है। जर्मनी जो था इसको बुरी तरह से पराजित कर दिया था, किसको? फ्रांस को। यानी कि सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, इसमें फ्रांस की हार हुई, जर्मनी जीत जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलिए इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? देखिए 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? मतलब 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, और आप सबको ये भी पता होगा कि 7 नवंबर को आपका 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अब पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो लेनिन थे, ठीक है, ये सब तो पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। बोलता है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है आपका 1887 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1887 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। आइए 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ये भी बहुत अच्छा है, इसको एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। जेनेवा समझौता जो था वो किस वर्ष हुआ था? आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका हुआ था 1954 में, ठीक है। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। अच्छा, जेनेवा समझौता जो है ना, जेनेवा समझौता का संबंध जो है किसके विभाजन से, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जेनेवा समझौता का संबंध किसके विभाजन से है? तो वियतनाम के विभाजन से, ठीक है। अब इस समय वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। इस समय वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा धुंधला आ गया है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? अभी जस्ट आपको हम पीछे बताए थे अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इसकी खोज 1492 में किया गया था, ठीक है। और कौन किया था?
तो कोलंबस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलंबस कब किया था, तो 1492 में किया था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोलंबस जो था ये कहाँ का रहने वाला था, ठीक है, तो वेनिस इटली, कहीं कहीं आपको इटली भी देखिएगा, ठीक है, तो वेनिस इटली का ये रहने वाला था। चलिए ठीक है, यहाँ तक चलिए। ये और ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बहुत फेमस है, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। केप ऑफ गुड होप समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, तो अमेरिका वेस्पुसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। यहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को चलते हैं। 84 क्या कहता है, देखिए कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी। तो बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी, ये याद रखिएगा, बाय डेट याद रखिएगा। यहाँ तो इसे नहीं दिया है बाय डेट, आपको याद रखना बाय डेट में, ठीक है, 16 दिसंबर 1773 को, ठीक है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी, 16 दिसंबर 1773 को घटी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है कभी कभी कि, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, ये कि बोस्टन के जो टी पार्टी हुआ था इसके मतलब कि नायक कौन थे, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी के नायक कौन थे। जब नायक पूछ ले, ठीक है, बोस्टन के टी पार्टी के नायक कौन थे, तो सैमुअल एडम्स, ठीक है, बोस्टन के टी पार्टी के नायक कौन थे, सैमुअल एडम्स। ये कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1773 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ। अब पूरा वाक्य अगर आप इसको जोड़ते हैं तो मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये कथन किसका है कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है। तो ये जब भी रहेगा तो ये हो जाएगा आपका लुई 14वां का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, इसी पे क्वेश्चन गिरेगा आपका कि मेरी इच्छा ही कानून है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछ रहे, बताइए, मेरी इच्छा ही कानून है, ठीक है, इसी प्रकार का शायद है ये पूछे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, आइए देखिए 86 नंबर है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था, ठीक है, यह किसका कथन था कि खूब गेहूं उपजाओ और गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ये किसका कथन था, तो ये हो जाएगा आपको वुड्रो विल्सन का। अभी इसके बारे में जानते होंगे कि वुड्रो विल्सन कौन थे, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको याद रखना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति आपका वुड्रो विल्सन थे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, 1914 से लेकर 1918 तक। फिर पूछता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो रूजवेल्ट थे, 1939 से लेकर 1945 तक। और जब भी पूछ ले, ऐसे तो पूछेगा नहीं कि वुड्रो विल्सन कब से कब तक राष्ट्रपति बने थे, तो याद रखिएगा 1913 से लेकर 1921 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन, वुड्रो विल्सन, ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में तो जानते ही हैं, ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। अमेरिका के सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 87 नंबर देखिए, 87 नंबर क्या पूछता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, तो याद रखिए ये आपका हो जाएगा गेरिबाल्डी, ठीक है। लाल कुर्ती की टुकड़ी गठन किसने किया था, तो गेरिबाल्डी ने किया था। और गेरिबाल्डी को याद रखिएगा, पूछा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो गेरिबाल्डी को कहा जाता है, ठीक है। इटली का एकीकरण का तलवार गेरिबाल्डी को कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है इटली के एकीकरण के, ठीक है, मतलब 3 रत्न थे, मतलब 3 रत्न इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा इनका भूमिका था, किसका, तो 3 रत्न होते थे, कौन कौन, एक आपका जोसेफ मेजनी हो जाएगा, गेरिबाल्डी हो जाएगा और काउंट काबूर हो जाएगा। ये इटली के एकीकरण के 3 रत्न थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, ठीक है। तो ये किस वर्ष बना था, तो ये हो जाएगा आपका 1863 में बना हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के चलते हैं। 90 बोलता है फ्लाइंग शटल, मोस्ट इंपोर्टेंट, TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आपका TRE 1 में पूछा गया है कि फ्लाइंग शटल मिशन का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जॉन के,
ठीक है। अब ये क्या आपका स्पेनी जेनी का आविष्कार किसने किया था, पूछता है स्पेनी जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन थे, तो हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन थे, तो हम्फ्री डेवी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात कर लें फ्लाइंग शटल की ना, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ये जो था इसका, एक मिनट रुकिए, चलिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार अगर पूछे कि इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1773 में हुआ था, ठीक है। और जब पूछे कि क्या क्वेश्चन था, स्पेनी जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाता है आपका जेम्स हारग्रीव्स। अब कब किए थे, तो 1764, कभी कभी देता है 64 भी दे देगा, तो ठीक है, कहीं कहीं आपको 65 भी दे देगा, तो घबराना नहीं है, 1764-65 आप मार सकते हैं, ठीक है। अब एक हो जाएगा सेफ्टी लैंप जब बोलेगा, तो हम्फ्री डेवी, ये कब किए थे अपना आविष्कार, ठीक है, तो 1815 में किए थे, जब आपका वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें आपका क्या नाम था उसका, सॉरी क्या था यार, भूल गया, 1815 में, अच्छा चलिए हटाइए, देख लेंगे। वाटरलू का युद्ध हुआ था आपका 1815 में, ठीक है। आगे चलते हैं, निकल जाता है माइंड से कभी कभी, कोई अच्छा क्वेश्चन था भूल रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। 91 क्या है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था देखिए इंग्लैंड में पूछे, ठीक है, तो जब भी इंग्लैंड में बोले तो ये हो जाएगा आपका 1928 में। कब किया गया था, 1928 में किया गया था। ये पूछ दे कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1946 में। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1946 में। और वेस्ट इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में, ठीक है। चलिए और इंग्लैंड, चलिए तो अब इसका यही मकसद था, चार्टिस्ट आंदोलन इसी में आता है, 1838 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्यों चलते हैं, 92 नंबर क्या कहता है, आइए 92 नंबर क्वेश्चन है कि दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था, ठीक है। तो किस राजवंश का था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मालखंड, ठीक है, राष्ट्रकूट का था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए, कि दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम को किस शासक ने, ठीक है, शहर को किस शासक ने बसाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम कहाँ के साथ कैसे शासक थे, तो पल्लव शासक थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 94 को चलते हैं। 94 में क्या है, आइए देखिए 94 नंबर का था, परातंग प्रथम दक्षिण भारत में, ठीक है, भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक था। परातंग प्रथम जो था दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चोल वंश का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो किस शासक के द्वारा, तो याद रखिएगा एक शासक थे गंग वंश का शासक, उनका नाम था अनंत वर्मन चोड़, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, नाम लिख देते हैं आपको, ठीक है, इन्हीं के द्वारा वर्मन, अनंत वर्मन, ठीक है, चोड़, इनके द्वारा किया गया था आपका, ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शक शासक, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी, तो ठीक है, तो रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिए ये आपका उज्जैन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान अपने साधारण जीवन शैली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध था, ठीक है, साधारण जीवन शैली के लिए, तो ये हो जाएगा आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। ये वही नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है जो बलबन के पुत्री, ठीक है, पुत्री से विवाह किया था। और ऐसा कहा जाता नासिरुद्दीन मोहम्मद जो थे ये टोपी सीकर, जो मस्जिद में जो लोग टोपी पहन के जाते हैं ना, टोपी सीकर ये अपना जीवन व्यतीत करता था। अब एक ये भी बात सुनने में आता है कि देखिए इतिहास है, कोई विद्वान लेखक लिख दिए, बता दिए कि नासिरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है, इनके ससुर यानी कौन, बलबन नहीं, ठीक है, बलबन खुद जहर देकर मार डाला था, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। चलिए फिलहाल चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर क्या है, आइए 98 नंबर है कि वर्ष 1564 ईस्वी में, ठीक है,
एक मिनट, वर्ष वर्ष 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था। ठीक है, तो 1564 में कौन सा कार्य किया गया था बताइए। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, जो आपका ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है सब है। देखिए सबसे पहले हम अगर इसका आंसर की बात कर ले तो 1564 में आपका जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1562 में हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखना है। दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर किस समाप्त कब हुआ था, ये आपका 1563 में हुआ था। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ था तो 1563 में हुआ था। यहाँ तक ओके है। चलिए, और जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया, 1564 में अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभिलेख गुप्त शासक स्कंद गुप्त का अभिलेख है। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख गुप्त शासक स्तंभ गुप्त का अभिलेख है, तो ये हो जाएगा आपका भीतरी अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 100 नंबर कहता है कि सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ है। तो सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो जाए फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण था ना, ये सलीम चिश्ती के मकबरा के लिए ही किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो औरंगजेब जो था, ठीक है, किस सिख गुरु की हत्या करवाया था। एक मिनट रुक जाइए, इसका क्या बोले हम, हाँ ठीक है 100 का सी हो गया। चलिए हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था, तो ये हो जाएगा आपका गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर केवल नंबर के गुरु थे, तो ये 9वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, चलिए तो इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव के बारे में। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव के बारे में याद रखिएगा। इनकी हत्या कौन करवाया था, तो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जहांगीर द्वारा इनकी हत्या 1606 में करवा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 क्यों चलते हैं। 102 में क्या है कि 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो बाबर का 4 जो है ना, 4 टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा है, पहले इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। तो 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खनवा का युद्ध। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं खनवा की 1526 से अगर हम बात कर लें, 1526 से। देखिए एक कहावत है, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं ना, तो ये हर एक बच्चा जानता है। अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, अगर पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है, तो ये बच्चा जानता है। ठीक है, कि 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चल दिया, 1529 में हाँ मतलब घर पहुंचा 1529 में, और 1530 में मर गया। ये मतलब एक लाइन से बच्चा याद किया हुआ था। तो चलिए इसको आपको हम क्लियर कर देते हैं। 1526 में पानी पिया, यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, 1527 में आपका खनवा का युद्ध हुआ था। 1527 में किसके बीच, ये भी आप सुन लीजिएगा ना, फिर बोलिए सर ये तो बतावे नहीं किए। तो खनवा का युद्ध आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका राणा सांगा पराजित हो चुका था। 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा पराजित हुआ था। तो 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, और 1528 में चल दिया, तो चस हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये पूछता है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1528 में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें आपका मेदिनी राय हार गया था। ठीक है, अब पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, तो चल दिया तो कहाँ पहुँचा, तो घर पहुँच गया। तो घर यानी कि घघरा का युद्ध, ये कब हुआ था, तो ये आपका हो गया 1529 में हुआ था आपका घघरा का युद्ध। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था, तो बाबर ने, ठीक है, ये बाबर जो था ये महमूद लोदी, और एक नाम था आपका नुसरत शाह। ठीक है, इसके बीच में हुआ था, सम्मिलित हुआ था, इन दोनों हार गया था। तो 1529 में आपका घघरा का युद्ध हुआ था। और लास्ट में होता है कि 1530 में क्या हुआ था कि बाबर जो था, ठीक है, वो मर गया था। ठीक है, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 103 की चलते हैं। 103 में क्या है कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सही विकल्प है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर पर शासन करने शासन करने वाले वंश के क्रम, ठीक है, कि पहले उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसको तो हम सारा चीज़ याद रखिएगा डेट बाई। ठीक है, देखिए संगम वंश जो था, अगर हम संगम वंश की बात कर लें तो ये कब से कब तक था। तो संगम वंश जो था आपका, ये आपका 1336 से, ये वही 1336 जब विजयनगर के स्थापना किए थे हरिहर और संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो संगम वंश कब से कब तक, तो 1336 से लेकर 1485 तक आपका संगम वंश था। ठीक है, इसके बाद आया आपका सालू वंश। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात कर ले सालू वंश का,
तो सालू वंश कब से कब तक, तो 1485 से लेके, ठीक है, 1505 तक आपका सालू वंश रहा। चलिए इसके बाद और हम बात कर लें टुल्लू वंश का, ठीक है। तो टुल्लू वंश कब से कब तक, सॉरी टुलवा वंश अगर बात करें तो टुल्लू या टुलवा कहीं कहीं लिख देता है, इसके लिए टेंशन नहीं है, देख लीजिएगा। 1505 से लेकर, ठीक है, 1570 वह, ठीक है, इसका शासन था। अब इसके बाद आपका आ जाएगा अराकी विडू, ठीक है, इसका कब से कब तक रहा था, तो 1570 से लेके 1600 ना, हाँ 1672 तक। चलिए तो इसके अनुसार आप देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब बैठाइएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 क्यों चलते हैं, 104 में क्या है, आइए देखिए 104 नंबर तो हम वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र किस हड़प्पकालीन स्थल से प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये आपका हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, ठीक है, कि पत्थर के मोहर पर जहाज का चित्र, पत्थर है उस मोहर पर जहाज का चित्र कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। और लोथल तो आपको पता होगा भोगवा नदी के किनारे है, यहाँ से पूछा जाता है कि टेराकोटा पर, ठीक है, जहाज का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी हो जाएगा, हड़प्पा आपका रावी नदी हो जाएगा, लोथल आपका भोगवा नदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आइए क्वेश्चन नंबर 105 को चलते हैं। 105 क्या कहता है कि 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध से जब हुमायूं भागा था तब उसके प्राण की रक्षा निम्न में से किस व्यक्ति ने की थी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1539 में चौसा के युद्ध से जब हुमायूं भागा था तब उसके प्राण की रक्षा जो था वो किस व्यक्ति ने किया था, ठीक है। तो किस व्यक्ति पूछे, तो ये हो जाएगा आपका निजाम, ठीक है। अब ऐसा सुनने में आता है कि जब हुमायूं जो था जब भागा था तो निजाम को एक दिन के लिए सम्राट घोषित किया था, ठीक है। अब ये वही निजाम है जिसने चमड़ा की मुद्रा जारी किया था। पूछता है कि किसने चमड़ा की मुद्रा जारी किया था, चमड़ा का मुद्रा किसने जारी किया था, तो निजाम ने, ठीक है। चलिए अच्छा, हुमायूं से और एक फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। बिलग्राम को हम कन्नौज के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो ये युद्ध आपका 1540 में हुआ था। किसके किसके बीच, तो हुमायूं एवं शेर शाह के बीच, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, हुमायूं एवं शेर शाह के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। 106 में क्या है, आइए थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1940 से 1945 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1940 से लेके 1945 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। 107 में क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में हुआ था। आपको पता होगा कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रामी था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 108 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ ध्वजारोहण किया था, ठीक है। तो कहाँ पे किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 109 नंबर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पे किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब इसका आंसर जो है आप लोग को बताना है 110 नंबर। अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जो भी आपको याद है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, जो आपको समझ में आ रहा है उसका आप बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं भूगोल, ठीक है। आइए चलिए आइए भूगोल क्या है, कहा जा रहा है कि नोहा सोआ,
ठीक है, सेवा बंदरगाह कहाँ है, तो ये बंदरगाह कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, और जब याद रखिए तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में, ठीक है। चलिए, ये पूछता है बार बार। अब कांडला बंदरगाह की अगर हम बात कर ले, ये कहाँ पे है, तो ये आपका कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, ठीक है। और फिर एक विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे, ठीक है। मरमगांव पूछेगा तो कर्नाटक में हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो उड़ीसा में हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्यों चलते हैं, 72 में क्या है, आइए 72 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी आइए देखिए क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिहार राज्य से संबंधित सही तथ्य की निम्न में से कौन सा है, मतलब सही तथ्य इसमें कौन सा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका ए ऑप्शन कहता है कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत के राज्यों में अवरोही क्रम पर तीसरा क्रम पे है कौन, अपना बिहार। तो क्या ये बात सही है, तो ये बिल्कुल सही है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बिहार का स्थान कौन नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पे है 2011 के अनुसार। तो भैया पहला पे कौन है, तो पहला पे आपका हो जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा पे कौन है, तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा दूसरा पे कौन है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और तीसरा पे कौन है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो अपना बिहार हो जाएगा तीसरा नंबर पे। अब शायद अब अगर होता है जनगणना तो बिहार शायद सेकंड नंबर पे हो जाए, बात की बात है, लेकिन अभी या फर्स्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपका तीसरा नंबर पे है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में अवरोही क्रम पर प्रथम क्रम पे है, मतलब कि बिहार का, ठीक है, स्थान जो है जनसंख्या दृष्टि में सबसे प्रथम स्थान है। तो ये बिल्कुल सही है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो कितना है, 1106। ये आपका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व में है 1106, याद रखिएगा ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। तो ये आपका जब प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो अगर बात करें हम दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य आता है भाई, तो दूसरे स्थान पे आपका आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और तीसरे राज्य की जब बात करेगा तो कौन आ जाएगा, तो ये आपका केरल आ जाएगा। दूसरा पर पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व में, और तीसरा पे केरल। यहाँ तक हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब कि पॉइंट ए पॉइंट 2 भी सही है। तीसरा कहता है कि दशीय जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर राज्यों में अवरोही क्रम पर तीसरा क्रम पर है। तो तीसरा क्रम पे कौन है, तो आप बात सही है क्या, बिहार तीसरा क्रम पे है, तो बिल्कुल सही है। तो प्रथम स्थान किसका है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका मेघालय का, ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन है, तो मेघालय हो जाएगा। और द्वितीय स्थान पे आपका कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। द्वितीय स्थान पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते हैं, 73 में क्या है, आइए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से, ठीक है, किस कृषि उत्पाद को सफ़ेद सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, ये तो ऐसे सबको पता होगा। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो कपास को कहते हैं, ठीक है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। चलिए, गन्ना की फसल साल में एक बार होता है, याद रखिएगा गन्ना की फसल साल में एक बार होता है। TRE 1 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। TRE 1 में पूछा हुआ है कौन सी फसल साल में एक बार होती है, तो गन्ना की फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्यों चलते हैं, 24 क्या कहता है, आइए कि मानव शरीर को, ठीक है, तरोताज़ा रखने के गुण से संयुक्त, ठीक है, आरोग्य पचा वनस्पति की उपस्थिति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में है, ठीक है। तो किस क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलते हैं, 75 नंबर क्या कहता है, देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आइए, कहता है कि विश्व सरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये आपका किस राज्य में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेघालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं, 77 में क्या है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नालाबान द्वीप कहाँ स्थित है, तो भारत में नालाबान द्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का। तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा चिल्का झील, यहाँ झील का नाम पूछ रहा है तो चिल्का झील, अगर राज्य पूछता तो हो जाता आपका उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, चिल्का झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए
कि भारत में सबसे पहले खनिज तेल का खनन कार्य किस राज्य में शुरू हुआ था। भारत में सबसे पहले खनिज तेल का खनन कार्य जो किस राज्य में शुरू हुआ था, ये हो जाएगा आपका असम में। किस राज्य में शुरू हुआ था, तो असम में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि लोनार झील से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। आइए सही तथ्य की पहचान करते हैं। क्या है कि यह महाराष्ट्र में है, तो बिल्कुल सही है। लोनार झील कहाँ है, यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, अच्छा यह छांडन झील है, नहीं ये आपका गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर, यह उत्तराखंड में है। अभी जस्ट जब पता चल ही चुका है महाराष्ट्र में, तो यह क्रेटर झील है, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्रेटर झील है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, और यह क्रेटर झील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्यों चलते हैं, सॉरी 80 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 80 में क्या कहता है, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयनगर जो है ना किस नदी के किनारे है, तो कभी कभी कृष्णा नदी दे देगा, तुंगभद्रा नदी भी दे देता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्यों चलते हैं। 81 में क्या है, आइए 81 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, लहासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमिंडला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि चुंबी घाटी, ठीक है, किस राज्य के निकट में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न है कि सोलास वन की उपस्थिति निम्न में से कहाँ है, तो सोलास वन की उपस्थिति निम्न में कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का, ये हो जाएगा प्रायद्वीप भारत में, तो प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो किसे दिया जाता है, तो यूकेलिप्टस को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस वनस्पति को जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, तो जंगल की आग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो जंगल की आग से हम पलाश की वृक्ष को जानते हैं। किसको जानते हैं, पलाश का वृक्ष तो आप लोग देखे ही होंगे, जिससे आपका रंग बनता है। ठीक है, जो आप होली खेलते हैं, ठीक है, पलाश का फूल से जो रंग बनता है वही, उसी की बात किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए कि पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष जो था सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है। मतलब बिहार में कौन सा साल था जो सबसे अधिक आपदा हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए 2007, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वर्ष 2015 में बिहार में आए भूकंप का रिक्टर स्केल पर, ठीक है, माप क्या था। तो वर्ष 2015 में बिहार में आए भूकंप का रिक्टर स्केल पर माप क्या था, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7.8%, मतलब कि 8 के रिक्टर से स्केल भूकंप आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को चलते हैं। 88 में क्या है, आइए कहा जा रहा है कि बिहार में, देखिए बिहार में कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो कितने जिलों में किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 89 नंबर कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के किस शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है। बिहार राज्य को किस शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है, तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं सॉरी क्या बोल रहा, कंपोस्ट ना, एक मिनट रुक जाइए, कंपोस्ट जिला माना जाता है। तो कंपोस्ट जिला आपका बेगूसराय को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपोस्ट जिला जब भी बोलेगा तो बेगूसराय का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को चलते हैं कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है। तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को चलते हैं। 91 में क्या है, आइए 91 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्यों चलते हैं। 92 में क्या है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काठमांडू। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 93 क्यों चलते हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। तो तूफानी चालीसा किससे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को
तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 की ओर। 94 क्या है, आइए 94 नंबर क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो देखना चाहिए ना। चलिए मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। आप सबको पता होगा पुलिकट झील, तो पुलिकट झील कहाँ है, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। चिल्का झील कहाँ है, अभी जस्ट आपको बताया तो उड़ीसा में हो जाएगा। बुलर झील कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सांभर झील कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए। एक का हो जाएगा क्या, 3, एक का 3 2 में है। चलिए भाई ठीक है, अच्छी बात है। 2 का 1 और 2 का 4, तो देखते हैं 2 का 1 चिल्का झील कहाँ, तो उड़ीसा, यानी कि हम कह सकते हैं उस ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को चलते हैं। 95 में क्या है, आइए 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ आपका। देखिए तो कितना प्रतिशत है, तो 73.06% जो है, ठीक है, ये लगभग इतना प्रतिशत बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। देखिए बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की बात किया जा रहा है। अगर हम बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करें थोड़ा सा, तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल, जिसमें बाढ़ से कितना ग्रसित है भैया, तो 73.06%। ठीक है, यानी कि 68,000, मतलब 94,163 में से अगर जब देखा जाए तो 68,800 वर्ग किलोमीटर जो है ये बाढ़े से मतलब कि प्रभावित रहता है। ठीक है, और 94,000 पे समझ ही रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 के चलते हैं, सॉरी 96 की ओर। 96 क्या कहता है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा था। ठीक है, तो किस वर्ष पड़ा था, तो ये हो जाएगा 1967 में पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम वीवाई कर दीजिए। बिहार सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो था कब तक रखा गया था, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है 2040 तक रखा गया था। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2040 तक। अगर जब पूछे कि बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, हेपेटाइटिस का लक्ष्य कब तक रखा गया था, तो 2030 तक आपका हेपेटाइटिस था। ठीक है, और मतलब हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया था। और जब पूछे कि सभी घरों में प्रीपेड मीटर तो समझ रहे हैं, प्रीपेड मीटर का लक्ष्य कब तक रखा गया था, तो जो 2025 तक रखा गया था, जो कि अब आपको पूरा होता हुआ दिख रहा होगा कि सब घर में एक मीटर लगा हुआ है। ठीक है, कि सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगा जाना चाहिए 2025 तक, ये बिहार सरकार का योजना था। तो नहीं है मतलब कि 80 से 90% सब घर में मीटर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। 98 में क्या कहता है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो कौन सा संगठन है, तो याद रखिए NEERI। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 100 में क्या कहता है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, आइए, कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, तो 100 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये जो है आपका 4 जुलाई को। ठीक है, कब होती है, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 के चलते हैं। 101 क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंगों में कौन निम्नलिखित में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है ये पूछा जा रहा है ना। चलिए देखते हैं क्या कहता है, तो ये कहा जा रहा है आपका पूर्व अनुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण, ये भी सम्मिलित है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियाँ, ये भी संबंधित है। आपदा के बाद प्रबंधन कार्य, ये भी संबंधित है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की चलते हैं। 102 नंबर क्या कहता है कि कौन, ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आप सबको पता होगा सुनामी तो भाई प्राकृतिक है, बाढ़ भी आपका प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद जो है प्राकृतिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की ओर चलते हैं। 103 क्या कहता है, 103 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है, तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है वो कितनी लंबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4096, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, 4096 किलोमीटर लंबी है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 105 को चलते हैं। काजीरंगा, ये तो सबसे पुराना क्वेश्चन लग रहा है, बहुत दिन का, अभी तक इस सेट में नहीं पूछा गया था। काजीरंगा किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका असम में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है? 106 नंबर प्रश्न बोलता है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन है? ये हो जाएगा हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 107 नंबर क्या कहता है कि भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत पर है? तो भारत में कुल वन का विस्तार कितने प्रतिशत पे है? ये हो जाएगा 24.62%। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक, ठीक है, कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ठीक है, तो किस राज्य को कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1851 में किया गया था, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये इसका आंसर आप लोग को बताना है। ज्योग्राफी वाले जो भी स्टूडेंट है 110 का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो। चलिए, तो यहाँ से फिर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा निम्न में से किस राज्य में, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई थी? तो किस राज्य में किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो था आपका 6 राज्य में किया गया था। देखिए, पहला हो जाएगा बम्बई और बंगाल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बिहार और असम। तीसरा नंबर पे आपका आता है ऑप्शन नंबर सी में क्या है? मद्रास और संयुक्त प्रांत। ठीक है, यानी कि ए बी सी तीनों का तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है आपका इस स्क्रीन पे, निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित रहा था? तो कौन रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 99वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2014, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 113 क्या कहता है? आइए, कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मकान मालिक एवं किराएदार के बीच विवाद को शीघ्र निपटाने के लिए न्याय अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 75वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये अधिनियम कब आया था? तो 1993 में आया था। ठीक है, चलिए 114 क्यों चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? ठीक है, तो आबादी की शर्त क्या है? तो 114 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 7000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 में क्या है? आइए, 115 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? ये आपका देखिए यहाँ पे आपका राज्य व्यवस्था है, पॉलिटिकल साइंस से पूछ ले हैं, ये आपका भूगोल में भी पूछ दिया जाता है, ये आपका हिस्ट्री से भी पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि तीनों तरफ से पूछ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, चमोली जिला, याद रखिएगा। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 116 कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो ये किनके द्वारा चला था? तो ये हो जाएगा आपका महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 117 नंबर कहा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा एक नदी है, सिंपल सी बात था भाई। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया था? तो किस तिथि से लागू किया गया था? यह हो जाएगा आपका 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। ठीक है, 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। 119 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 119 नंबर क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण, यानी वोट देने के कारण हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की चलते हैं। 120 क्या कहता है? आइए, कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह
बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो किस अवधि में बनाए रखा था? तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेरूबारी मुकदमा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, कि घोषित किया गया था। तो भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था? तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में। ठीक है, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है? तो याद रखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 123 नंबर क्वेश्चन को चल दिए। 123 नंबर क्या कह रहा है? आइए कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो वर्ग रहित समाज की संकल्पना आपका कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रह जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है? तो प्रभुसत्ता के अद्वैत का समर्थन किया था। तो किसने किया था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर हम लिख देते हैं आपको। ठीक है, तो जॉन ऑस्टिन ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 क्यों चलते हैं। 125 में क्या है? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आइए, निम्नलिखित में से गलत बयान को आपको इसमें देखना है कि गलत बयान, ठीक है, गलत बयान कौन सा है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आप बी देखिए। बी नंबर क्या कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक भेदभाव के आधार पर देश को विखंडित करने के लिए सहायक होता, मतलब बांटने के लिए सहायक होता। बिल्कुल गलत है ये पॉइंट। ठीक है, तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहा जा रहा है कि किसने कहा न्याय वह गुण है जो राज्य में, ठीक है, निवास करता है। ये कथन किसका था? तो ये हो जाएगा आपका जोवेट का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 128 नंबर क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो चलिए ये हो जाएगा आपका बंधनों का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को चलते हैं। कहा जा रहा है सकारात्मक, देखिए दोनों है, एक नकारात्मक का एक सकारात्मक का। ठीक है, तो इसका 129 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आत्मविश्वास के लिए, ठीक है, वास्तविक अवसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 130 क्यों चलते हैं। 130 नंबर क्या है? कहा जा रहा है कि कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि। तो कानून और स्वतंत्रता में संबंध है, आखिर क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। याद रखिएगा, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या होता है? तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है आपका अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। ये आपका सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि विकास का अर्थ क्या है। देखिए भाई अभी वोट का समय है, आने बोलता है ना क्या विकास हुआ है, आखिर विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ क्या है? तो समाज के सभी लोगों की भलाई है, कि आप विकास ऐसा कीजिए कि जिससे समाज के सभी लोगों का भलाई हो। रोड बनाइए, सड़क बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, ठीक है, इससे क्या होता है? स्कूल बनाइए, समाज के सभी लोगों के लिए बनेगा भाई। ठीक है, यही आपका विकास है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 133 क्या कहता है? देखिए कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। ठीक है, नहीं लग रहा है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। जैसे आज कोई और प्रधानमंत्री हैं, उनका नियम अभी उज्ज्वला योजना ये सब चल रहा है, इतना व्यक्ति बदल जाए तो ये सब भी भाई बदलना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है चलने रहना चाहिए। तो बीच में कोई आ जाएंगे, हो सब सब्सिडी बंद कर दिया जाएगा, फिर कुछ कर दिया जाएगा, बहुत कुछ होता है, लेकिन नियम नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 133 का संवैधानिक सरकार। चलिए 134 हो गया। 135 नंबर के चलते हैं कि शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। ठीक है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। 135 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 135 नंबर प्रश्न है आपका कि कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश आते हैं, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा। पहला पे क्या है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका, फिर दो पे है रूस, यूके हो जाएगा, फिर फ्रांस हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 136 नंबर कहा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन, आइए
कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। और सबसे पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए 137 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 137 नंबर क्या है, चलिए 137 नंबर क्वेश्चन है, 1972 ईस्वी में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था। तो 1972 में किस राज्य को हिस्से को अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 138 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो किस देश की देन है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन की। 139 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 139 क्या है, आइए, कहा जा रहा है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है। तो क्या संवैधानिक है, तो देखिए विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि इसका इसमें 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा कि विधान की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 140 नंबर प्रश्न क्या है कि किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा ठीक है लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। ठीक है, तो किसने किया था, तो ये हो जाएगा के.एस. हेगड़े ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपका उधर कट जा रहा है पॉइंट। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्य अध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। ठीक है, तो 141 का क्या हो जाएगा, ये आपका जापान हो जाएगा। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 142 नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार ठीक है के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ठीक है यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका था, तो ये आपका साम्यवाद का सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि किसने कहा कि राजनीतिक को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ। ठीक है, ये किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल लिप्सन ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 144 नंबर क्या है, आइए 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो किसका मिलान सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, ये आपका सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 145 में क्या है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ये हो जाएगा आपका प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, चलिए 146 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठीक है कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए ये हो जाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, और यहाँ पर जिला पंचायत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है, आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। ठीक है, तो किसकी संतुष्टि पे किया गया, तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति के उठी से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को चलते हैं। 148 नंबर कहा जा रहा है किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत, ये किसका कथन है, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। 148 का सी हो जाएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 149 नंबर क्या कहा जा रहा है, ये आपको मिलान करना है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, ऑप्शन भी दिख रहा है आपको। आइए अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, और ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। ठीक है, अच्छा अगला है आपका अनुच्छेद 155, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 155 के तहत। अब आपका अनुच्छेद 164 है, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, इसको इधर ला देते हैं, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि 150 का क्या होगा। जो पॉलिटिकल का वीडियो देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 150 का आंसर आप लोग को बताना है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की ओर। ठीक है, आइए इकोनॉमिक्स में क्या है। देखिए कहा जा रहा है कि बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान किस जिला का है। तो बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान जो है किस जिला का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेखपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 क्यों चलते हैं। 112 में क्या है, आइए थोड़ा सा यहाँ पे आपका धुंधला आया हुआ है। ठीक है, इसको हम पढ़ देते हैं। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था एमएसपी कितना निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ये कितना था, तो ये हो जाएगा आपका 2275 निर्धारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्यों चलते हैं। 113 नंबर कहता है कि वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कर्नाटक। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 114 नंबर क्या है कि जुलाई 2023 में, ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंक टाट के द्वारा जारी किया गया था। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 115 नंबर क्या है, कहा जा रहा है कि जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार कितने वर्षों के अंदर भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो कितने लोग निकले हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है, आइए 116 नंबर है कि बजट 2023-24 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा समुद्री तट पर क्षेत्र में मैंग्रोव को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू किया गया था। तो कौन सी योजना शुरू किया गया था, ये हो जाएगा मिष्टी योजना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्यों चलते हैं। 117 नंबर क्या कहा जा रहा है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार और सुरक्षा, विदेशी मामले जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं। तो किस सूची में रखे गए हैं, ये सब आपका संघ सूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन करता है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो कितना लगाया है, तो ये हो जाएगा 6.5% लगाया। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है। तो इसको किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ, तो निर्माण में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कौन सा किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका राज्य के सभी सरकारी दफ्तर ने। ठीक है, चलिए 121 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 121 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है। ठीक है, तो 121 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना नगर निगम। बिहार वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल बजट अनुमान इतना रखा गया है, इतना करोड़, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से कितना अधिक था। तो वित्तीय वर्ष की अगर हम बात कर ले तो इसमें कितना अधिक था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है, देखिए 123 नंबर कहा जा रहा है कि जल निकाय की पहली गणना, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आपको चुनना है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है बिहार के किस जिला में स्थित जलकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को, ठीक है, लिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए किया जाएगा, तो 124 का हो जाएगा मुंगेर के लिए। ऑप्शन नंबर आइए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर। 125 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर या जिले में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, ठीक है, स्थित है। तो किस जिले में या पोथी में है, तो ये हो जाएगा आपका पटना में। 126 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है कि ऋण जामा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है। तो इसमें बिहार का स्थान देश में क्या है, तो नीचे से 5वां नंबर पे है। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि बिहार का पहला रामसर स्थल, ठीक है, कंवरताल निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो किस जिले में है, 127 का हो जाएगा आपका बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए 128 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 128 नंबर क्या कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया, तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 129 नंबर क्या कहा जा रहा है कि गरीबी के मापन की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो कौन सा समिति का गठन किया गया था, ये हो जाएगा आपका सी रंगराजन समिति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 क्यों चलते हैं। 130 नंबर क्या कहा जा रहा है, आइए 130 नंबर को प्रश्न है आपका कि वर्तमान थोक मूल्य सूचांक, ठीक है, का आधार वर्ष है, तो कौन सा आधार वर्ष है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2011 से 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए क्या है कि जीएसटी के तहत सम्मिलित करों से, ठीक है, राज्य की राजस्व प्राप्ति 2017 से लेकर 22 की अवधि के दौरान निम्न मतलब गैस बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। तो कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 14%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 के अनुसार बिहार में 2019 से 21 के मध्य गरीबी का प्रतिशत कितना था। तो गरीबी का प्रतिशत कितना था, 33.26%। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 133 नंबर क्या है, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कितना की जाती है, तो 133 का हो जाएगा आपका 15,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 134 में क्या है कि सत्य कथन को चुनना है। आइए देखते हैं कहा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। क्या है, तो बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 135 क्या है, चलिए उदारीकरण का अर्थ है, तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका अर्थ होता है, ठीक है, कि निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपका व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक, स्थानांतरण, सूचना प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 127 नंबर है कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है, तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन कौन है, तो स्थिरीकरण कार्यक्रम है, संरचनात्मक समायोजन है, पूंजी निर्माण कार्य, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी सी तीनों का तीनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से डी। ठीक है, एक से अधिक। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है मानव विकास सूचांक प्रथम बार कब निकाला गया था, तो कब निकाला गया था, तो 1990 में निकाला गया था। 139 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है, तो जनसंख्या विस्फोट का क्या अभिप्राय है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 140 नंबर क्या कह रहा है, आइए मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीगू। ठीक है, पीगू का कथन था। आगे आपका 141 नंबर क्वेश्चन कि किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक किसमें किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन बोलेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1995 में किया गया था। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है। ठीक है, तो कितनी भूमि है, तो 70% हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका रोबिन्स का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है, तो व्यावसायिक बैंक जो है उसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य हो जाएगा आपका 145 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। 146 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 146 नंबर क्या है, आइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, ये हो जाएगा आपको 1935 में किया गया था। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 147 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था, तो कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर 2005 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को चलते हैं। कहा जा रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ठीक है, तो क्यों इसको क्रॉस किया जाता है? तो ये हो जाता है भुगतान बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 149 नंबर है कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ और रिकार्डो। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स वाले लोग के लिए है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको लग रहा है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए, इसके बाद ये हम लोग को हो चुका है ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं आपका लैंग्वेज पेपर की ओर। ठीक है, और इसके बाद आपका रह जाएगा क्या, हाँ फिर 40 नंबर सबका जो सामान होता है जनरल नॉलेज उसकी ओर। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं लैंग्वेज पेपर। तो अगर अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिएगा, और जो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं सेट नंबर 10 का लैंग्वेज पेपर की। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका हम आंसर बता देते हैं। लैंग्वेज पेपर का सिर्फ आंसर बता के निकला जाएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 का, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखिए 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 11 नंबर क्या है, आइए तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या है, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 देख लेते हैं। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 15 में क्या है, तो 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 17 का क्या हो जाएगा, आइए तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 18 में क्या है, 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 20 का आपका देख लेते हैं क्या है, 20 नंबर, तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा गधान से आप लोग अगर बनाए हैं तो पढ़ उड़ के बनाए होंगे, आइए उसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं 22 का, चलिए तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्या है, तो 24 का जो है उस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 में क्या है, आइए तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 और 30, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 30 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लैंग्वेज पेपर मिला लिए हैं। अब थोड़ा सा आप लोग मैथ का 7 क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो मैथ का क्या हो जाएगा, तो मैथ में आ जाते हैं। तो 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। जब आप इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आपको 6 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 6 आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं थोड़ा। चलिए 34, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
35 नंबर देख लीजिए, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 37 में क्या है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। 38 का देख लेते हैं, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद हम लोग अब थोड़ा डिटेल से चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है 39 नंबर में। देखिए 39 नंबर में है कि फरवरी 2024 में, ठीक है, पर्पल फेस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं कि दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित ये अतिथि के रूप में घोषित किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका भारत भी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, कतर, यानी कि तीनों को सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं, हाल ही में जारी स्विस संगठन, ठीक है, के द्वारा जारी विश्व में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। सोचिए तीसरा नंबर पे भारत का स्थान है। चलिए 42 नंबर के चलते हैं। 42 में क्या है, आइए 42 नंबर क्या है कि बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वर्ष 22-23 के में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं। तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो है ये हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, ये सबसे ज़्यादा आपका बिहार में रोका गया है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ, तो बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। कहा जा रहा है कि 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था, तो मैत्री का किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरुआत किस नदी के नीचे की गई थी। ठीक है, तो किस नदी के नीचे किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको पता होगा हुगली नदी के नीचे किया गया था जो कि कलकत्ता में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में भारत का पहला डाक स्काई पार्क बनाया गया है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में बनाया गया है। कहा जा रहा है कि डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो किसके अनुसार, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहायक संधि प्रणाली के अनुसार। ठीक है, चलिए 48 के क्वेश्चन नंबर क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है गांधी गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो इसका नेतृत्व जो है अब्बास तैबजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जो था किस साम्राज्य को चेरी कहा था, अवध साम्राज्य को। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 50 नंबर क्या है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 51 नंबर क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 क्यों चलते हैं। 151 में क्या है ये देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि देखिए इसको मतलब कि कालमन को घर सजाना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो सबसे पहले आपको क्या हुआ था, तो आपको पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। फिर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो किस प्रकार कर नहीं लगाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था।
चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। एक मिनट, हाँ बिहार हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 55 का सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बोला जा रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपका 17 जून को मनाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो यूराल पर्वतमाला किसको किसको अलग करती है, ये हो जाएगा एशिया और यूरोप को अलग करती है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि कौन सा विकल्प, ठीक है, दुर्बलता मंडल का स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे। 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। ठीक है, तो गैर एशियाई पर्वत चोटी कौन है, एकांगुआ पर्वत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है। तो एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। बांध और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए फोकस आपको नहीं पे करना है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो शांति सागर, ये आपका केरल में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 63 नंबर क्या कहा जा रहा है कि 2 सेकंड तक, ठीक है, त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, तो बताना है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला आ गया है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 65 नंबर क्या है कि हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संक्रमित यूकेलेक्स मच्छर। 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि पौधे में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है। पौधे में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। 67 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देख लीजिए क्या कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक संघनन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति होता है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि सही विकल्प का चयन करना है। एल्कोहल की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए, तो पूर्ण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C3H7OH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए 69 को चलते हैं। 69 नंबर है कि कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है, तो 69 का हो जाएगा लसिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिए, ये क्या है, डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है, तो ये आपका केचुआ का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक का कर चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा सेट हम एक साथ, ठीक है, कभी भी आज दिन में कोई भी टाइम में एक साथ एक जगह आपको भेज देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आपको कभी बनाने का मन होगा या देखने का मन होगा तो सारा सेट आपके पास एक साथ होगा। ठीक है, चलिए, और रात में 8 बजे सेट नंबर आपको 11 भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस बुक को मानिए पूरा तरह से ख़त्म कर चुके हैं, मात्र अब 2 ही सेट बचा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ना चारों सब्जेक्ट का अलग से मैराथन वीडियो लेकर आने वाले हैं। एकदम मैराथन होगा, वो गर्दा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।